Then, which of the following class of forces is different from others? Stretching of a spring. Stretching of a spring. Stretching of a spring. Okay, what is the common thing between magnetic force, electrical So force? they all are They all non-contact are forces. Non-contact force. Okay, non-contact force. Magnetic force. If the value of G is equal to 10, so what is the force of gravity acting on a mass of 1 kg? 10 नहीं ये पूरा नहीं 10 Newton. Newton. 10 Newton. 10 Newton. 10 Newton. यहाँ पर आपको जो 10 फोर्स पूछा Newton. है दैट इज योर वेट। तो आपका वेट क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन। Acceleration. ठीक है, यहाँ पर जी की वैल्यू दे रखी है 10, मास है आपका 1 kg। यस दिया। सर एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी क्या? ओके ठीक है, वो भी चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। फाइन, वो न्यूटन का मैं आपको बता देता हूँ। चलो ठीक है, पहले आप देख लेते हैं फिर हम मतलब आगे चलेंगे। ओके, न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे सबसे पहले। ठीक है, न्यूटन हैज गिवन 3 लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम देख लेते हैं। मोशन एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसकी पूरी जितनी भी कहानी होती है, ठीक है, तो न्यूटन्स ने उसको 3 लॉ लिख। यस, वो इनर्शिया भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही आता है ना? ओके ओके, वेट अ सेकेंड। ठीक है, मैं ये जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें मैं सब कवर कर दूंगा। ठीक है, आपको ओके सर, कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा डाउट नहीं आएगा देन। ठीक है, तो मैं एक बार ओके सर। मैं न्यूटन्स लॉ से स्टार्ट करता हूँ, उसमें सब मैं कंप्लीट कर दूंगा। राइट, ओके यस। ओके, सब अब ध्यान से सुनना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। मोशन का मतलब होता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे आपकी कार मूव करती है, बाइसाइकिल करती है, बस इज ट्रैवलिंग, ट्रेन इज ट्रैवलिंग। ठीक है, तो ट्रेन एक्चुअली मूव कर रही है, आप एक्चुअली मूव कर रहे हो। तो हमने कहा है कि ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं, उनकी टेंडेंसी है टू मूव। अब न्यूटन्स ने क्या करा कि बहुत सारे अलग अलग केसेस हो रहे थे, तो उसने कहा कि सब कंफ्यूजन को हटाने के लिए उसने कहा कि मैं 3 लॉ लिख देता हूं, उससे ही मतलब सारे जितने भी मोशन हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसकी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो न्यूटन जो एक साइंटिस्ट था, उसने पहला लॉ बनाया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में ये कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इट विल रिमेन इन रेस्ट, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन। इट मींस दैट, ठीक है, अगर जैसे कि ये बॉल है, दिस इज योर बॉल एंड इट इज लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ठीक है, ये बॉल एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रखी हुई है, तो ये बॉल अपने आप नहीं मूव होगी। ठीक है, ये बॉल अगर ऐसी पड़ी हुई है तो ऐसी पड़ी ही रहेगी। सेकेंड पॉइंट उसने बोला था, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अगर जैसे कि ये एक आपकी ब्लॉक है, ठीक है, आपकी ये छोटी छोटी मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम कह देते हैं कार है आपकी, राइट। ठीक है, कार का मैं एक ही टायर बना देता हूँ। ओके, ठीक है, एक आपकी कार है, तो अगर ये कार अगर मूव कर रही है, ठीक है, इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, तो ये कार मूव ही करती रहेगी, इट विल नॉट स्टॉप। तो न्यूटन्स ने यहाँ पर क्या करा था, वो मैं स्टेटमेंट एक बार लिख देता हूँ आपको। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट। It will remain
तो पहली लाइन जो न्यूटन ने कही थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। और फिर उसने कहा था इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी तो इट विल मूव, ठीक है, वो मूव ही करता रहेगा, इट विल बी इन मोशन, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने रियल लाइफ में देखा है कि ये बॉल मूव करती है, ठीक है। तो ये बॉल एक्चुअली जो आपकी रेस्ट में है वो कब मूव करती है, जब आप इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, तभी वो एक्चुअली मूव करती है। अदरवाइज वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है। जो हमारी फुटबॉल रहती है वो अगर हम एक साइड, अगर हम हमारे घर में अगर फुटबॉल को रख दें, ठीक है, हम 24 आवर्स बाद उसको देखेंगे तो भी वो वहीं पड़ी रहती है। तो न्यूटन ने एक लॉ दिया था कि अगर वो रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन कब तक, जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हो। जैसे ही आपको उसको फोर्स लगाओगे तो वो क्या करने लग जाएगा, ऑब्जेक्ट मोशन करने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे सेकेंड केस है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, लेकिन रियल लाइफ में हम जानते हैं कि क्या होता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट चल रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, अगर आगे चल रहा है, थोड़े टाइम बाद ये स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से। तो मतलब कि राइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन एक्ट कर रही है कि यहाँ पर फ्रिक्शन ने काम करा था। तो ये दोनों केस तभी वैलिड हैं, ठीक है। ये जो दोनों ऊपर जो केस लिखे हैं, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। उसके बाद न्यूटन ने एक लाइन लिखी थी, अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि आपको जो कोई इस पर फोर्स नहीं लगाओगे, अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट अपने आप फोर्स नहीं लगा सकता है, ठीक है। जैसे कि एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया कि यहाँ पर क्या हुआ था, आपने बॉल को धक्का दिया था, तो मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स थी, बॉल ने कोई अपने आप फोर्स नहीं लगाई थी। यहाँ पर ये जो आपको कार दिख रही है ये ऑटोमेटिक रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? बिकॉज फ्रिक्शन इज एन एक्सटर्नल फोर्स। फ्रिक्शन एक्चुअली यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को रोक कर रहा था, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये आपका होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वन मोर थिंग कि ये जो फोर्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसी चीज को आप कहते हो लॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको ही आप कहते हो लॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो लॉज ऑफ इनर्शिया भी अगर आपसे पूछें क्या है तो इट इज सेम एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और व्हाट इज दिस इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। तो इनर्शिया एक्चुअली ये चीज होती है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आपका तो ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन ओनली, ठीक है। वो कभी मतलब कि अगर ये बॉल चल रही होती है आपकी, ठीक है, अगर इफ दिस बॉल वाज इन मोशन, ठीक है, अगर ये बॉल कंटिन्यूअसली एक वेलोसिटी से चल रही है तो ये कंटिन्यूअसली चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, कभी ये रुकेगी ही नहीं। ये तब रुक सकती है जब आप क्या अप्लाई करो इस पे, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अगर जैसे कि ये आपकी कार है, ठीक है, ये भी कंटिन्यूस चले ही जा रही है, लेकिन हमको पता है रियल लाइफ में क्या होता है कि इस पे फोर्स अप्लाई होती है, उसकी वजह से क्या होते हैं, मोशन या तो रेस्ट पे आ जाता है या फिर मोशन रेस्ट से मोशन में चले जाता है, ठीक है। अगर उसकी पहली कोई वेलोसिटी नहीं होती है, उसकी जीरो वेलोसिटी है, आपने उस पर फोर्स लगाया तो फोर्स से क्या हो जाता है, वो मोशन में आ जाता है। तो ये सिंपल सा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। ओके, नाउ योर वर्क इज टू राइट व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आप चैट बॉक्स आपका यूज करो, ठीक है, आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ये न्यूटन ने सबसे पहले लॉ दिया था, ठीक है। तब उस टाइम क्या है, न्यूटन ने कैसे ये सोच लिया, तो न्यूटन ने क्या करा कि वो उसने देखा कि यार कोई उसका एक्चुअली उसने देखा कि मेरी टेबल है और मेरी चेयर है, वो मैं रोज देख रहा हूँ वो सेम पोजीशन पर ही रहती है, ठीक है, वो कभी मूव ही नहीं करती है। लेकिन जब क्या हुआ, न्यूटन ने उस टेबल को धक्का लगाया, ठीक है, उसने जब टेबल की जगह चेंज करी तब न्यूटन ने देखा जब मैंने इसको धक्का लगाया
तब एक्चुअली ये मोशन में आ गया, अदरवाइज ये कब से मतलब कि मूव ही नहीं कर रही थी टेबल उसकी। तो उसको एक्चुअली आइडिया आया ऐसा कि मतलब कि ऐसा ही होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, तभी उसकी एक्चुअली स्टेट होती है वो चेंज होती है। स्टेट मतलब क्या होती है, वो रेस्ट से मोशन में आ जाता है या फिर मोशन से रेस्ट में आ जाता है। Sir, यस sir, these laws are known as Newton's laws. Then, sir, why it is also known as laws of inertia? ओके ठीक है। अब इसको जैसे कि मेरा नाम ओके, व्हाट्स योर गुड नेम? Sir, Vedika. सॉरी, Sir, Vedika. ओके वेदिका, फाइन। अब जैसे कि वेदिका है, अब आपका जैसे कि स्कूल में नेम होगा वेदिका, घर में नाम होगा कुछ और, राइट? तो एक्चुअली आपके दो नेम हैं। तो वैसे ही एक्चुअली क्या है, इनर्शिया भी जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही लॉज ऑफ इनर्शिया है, उसके दो नाम दे रखे हैं, ठीक है? या तो आप बोलो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर बोलो आप लॉ ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, और डिटेल में जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप जानना चाहते हो तो मतलब कि जो स्टेट ऑफ मोशन होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट दो ही केस हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के सिंपली, या तो वो रेस्ट में हो या मोशन में हो। अगर वो रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। तो एक्चुअली क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है, इनर्शिया रहता है, और ऑब्जेक्ट में एक इनर्शिया है, ठीक है, कि वो उसकी एक टेंडेंसी है, ठीक है। इनर्शिया इज नथिंग बट अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है। अगर इनर्शिया मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा, वो कभी भी रुकेगा ही नहीं, ठीक है, जब तक कि आप उस पर फोर्स नहीं लगाओ। इज दिस क्लियर वेदिका? Yes, sir. ओके Sir, please explain again that Okay. inertia. ओके, इनर्शिया इज नथिंग, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसी को ही कह रखा है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया एक्चुअली क्या कहता है, इनर्शिया ने मतलब कि अगर एक सिंपली ये जो फर्स्ट लॉ हमने लिखा है ना, वो पहले लॉज ऑफ इनर्शिया थे, ठीक है, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, सेकंड लॉ सेम है। ओके, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि मूव नहीं कर रहा है, कि कोई सी चीज उसकी जगह से नहीं हिलती, तो उसकी एक टेंडेंसी बन गई है कि वो कभी चलेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कि मेरा लैपटॉप यहाँ पर रखा हुआ है, वो हमेशा यही इसी प्लेस पर पड़ा हुआ रहता है, तो वो कभी मूव ही नहीं करता। तो उसको मतलब कि एक टेंडेंसी है कि मतलब कि लैपटॉप के पाँव नहीं है इसलिए वो ऐसा का ऐसा ही रहता है, राइट? वैसे ही अगर कोई जैसे कि मेरी एक बाईसाइकिल है तो वो कंटिन्यूस चलती ही रहती है। तो मतलब ये एक टेंडेंसी है, जैसे कि रोज सुबह हम सोते हैं, ठीक है, रात में हम सोते हैं तो हमारी टेंडेंसी है सोने की, हम सुबह उठ जाते हैं तो ये हमारी टेंडेंसी है सुबह उठने की। वैसे ही इनर्शिया क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो हमने उसको उस चीज को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, कि मतलब कि अब वो इनर्शिया में है ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो रेस्ट में ही है, वो मूव नहीं कर रहा है। ओके, अब समझ में आया थोड़ा सा और? हाँ सर। मतलब सर टेंडेंसी सेम रहना। टेंडेंसी चेंज नहीं होती है, उस चीज को आप कहते हो इनर्शिया। यस सर, अंडरस्टूड। ओके सर। ओके, होल्ड ऑन, ठीक है, कहाँ तक पहुंचे सब? ओके, वेंकटेश, इट इज एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। भूमि सेम, वैदेही, if it in the motion will be in motion, if the object is rest it will be in rest. Okay, then Yash, object can't change its state without any external force. Fantastic, Yash. Shagun, an object remains at rest and continue to move until until a force is acted on it. Fine, Shagun. Then Raj. Good, Raj. Okay, Tanvi, if an object is in red, it will be at rest. If an object is in motion, it will be in motion
until and unless an external force is applied. Fine, Tanvi. Samriddhi, rest will be at rest, motion will be in motion. Okay. Ashmi, if an object is at motion, it will be at motion, and if the object is at rest, it will be at rest until and unless the force is applied. Okay, fine. Then Harsh, object is moving, moves only, and if the object is rest, it will not move. Okay, cool. Pranav, if the object is in motion, then it will be in motion, it will be a rest. Okay, fine. ठीक है, तो most of you have understood it, right? ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे. ठीक है, फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल था. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने देखा. Then now we are going to see the second लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या लिखा न्यूटन ने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और इसका कुछ मास है. ठीक है, मास क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, उस चीज को आप कहते हो मास. ठीक है, अब ये एक आपकी बॉल है, हम इमेजिन करते हैं इसका कुछ मास है और इट इज ट्रैवलिंग विद एन एक्सीलरेशन. मतलब कि एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. जैसे कि पहले ये रेस्ट में था, तब इसकी वेलोसिटी थी u इक्वल टू 0 सिंपली. ठीक है, पहले इसकी वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी, ये पहले 0 वेलोसिटी थी. फिर एकदम से थोड़े टाइम बाद आपने जब चेक करा, ये जब चलने लग गया था, तब इसकी वेलोसिटी हो गई थी 40 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इसकी ने कुछ एक्चुअली वेलोसिटी चेंज करी. तो जैसे ही आपको दिखता है कि वेलोसिटी चेंज हो जाती है, हम एक टर्म यूज करते हैं, चेंज एक्सीलरेशन. ठीक है, तो एक्सीलरेशन एक्चुअली कुछ होता नहीं है. एक्सीलरेशन इज ओनली द चेंज इन वेलोसिटी. एक्सीलरेशन आपका क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम. जितने टाइम में वो वेलोसिटी चेंज हुई हो, उसी चीज को आप कहते हो एक्सीलरेशन. ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं कि जैसे कि वेलोसिटी चेंज हो गई, तो यहाँ पर हम एक टर्म यूज कर लेते हैं कि ये एक मास है. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ मास है और इट इज ट्रैवलिंग विद एन एक्सीलरेशन. मतलब कि वो इस एक्सीलरेशन से आगे मूव कर रहा था. तो अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का मास और उसका एक्सीलरेशन जब पता चल जाता है, तो आपको एक क्वांटिटी पता चल जाती है, दैट इज कॉल्ड फोर्स सिंपली. तो फोर्स फाइंड करने के लिए हम एक्चुअली क्या करते हैं? इस मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय एक्सीलरेशन. ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन एक्चुअली क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी आप कह सकते हो. अदरवाइज यू कैन जस्ट से चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम. सर, या तो यही फॉर्मूला भी तो आपने कल वो मोमेंटम के लिए भी बताया था ना? राइट. ओके, मास इनटू मैंने बताया था एक्सीलरेशन फॉर फोर्स. ठीक है, और मैंने मोमेंटम के लिए जो फॉर्मूला बताया था, दैट इज मोमेंटम Mass into velocity. एग्जैक्टली. मास इनटू वेलोसिटी इज द कॉल्ड मोमेंटम. ठीक है, मोमेंटम हर पॉइंट पे अलग होता है. जैसे कि वेलोसिटी चेंज हो गई, सबसे जब ये बॉल रेस्ट पे थी, जब इसकी वेलोसिटी 0 थी, राइट, व्हेन इज वेलोसिटी इज 0, जब इसकी वेलोसिटी ही 0 है, तब मतलब कि यहाँ पर मोमेंटम कितना हो जाएगा? मुझे बताओ सब. Mass 0. राइट. इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम इसका 0 हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट आया जब इसकी वेलोसिटी हो गई, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड और इसका मास दे रखा है आपको
2 kg। अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे इसका क्या मोमेंटम हो जाएगा? 40 मीटर सेकंड। ओके 40 40 मीटर पर सेकंड। ओके। अब इस पॉइंट पर जो लास्ट पॉइंट है, जब हमारी वेलोसिटी हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड, अब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? 80 तो एक्चुअली 80 मोमेंटम जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है उसकी करंट वेलोसिटी पे, ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी जैसे चेंज हो रही है उस पे नहीं, ठीक है। फोर्स तो डिपेंड करती है जो वेलोसिटी चेंज हो गई है, जो आपने एक्सीलरेशन निकाला है उस पे डिपेंड करती है। मोमेंटम तो सिर्फ वेलोसिटी पे ही डिपेंड करती है आपकी। ओके, एनी डाउट? मोमेंटम में कुछ डाउट तो नहीं है? कौन था? सर एक बार वापस समझाओ ना। नो सर। नो सर, नो डाउट। ओके, तो मैं यहाँ वापस बता देता हूँ एक और बार कि फोर्स जो हमारी होती है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये कैसे आप निकालते हो ये हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसका पूरा डिराइवेशन एक आता है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन जनरली आपको गिवन रहता है। ओके, वन मोर थिंग। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है 2 kg और इसका एक्सीलरेशन है आपको गिवन है, वो दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको एक्सीलरेशन दे रखा है। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज द फोर्स बीइंग एक्ट अपॉन द बॉल? सर मास Sir, क्या what बोला is the आपने? mass of the body? mass sir मास 2 kg। 4 Sir, 4 meter per second. 4 सर। Sir, 4 meter per second. 4 मीटर। 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अब मैं यहीं पर एक और चीज आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये हम नोट कर लिया, अब आपकी ये बॉल थी, ठीक है। ये इनिशियली में हम वापस थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ठीक है। ये हम पहला, ये जो बॉल है आपकी ये रेस्ट में है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो हम देख रहे हैं वापस से। इसमें क्या हो रहा है, ये बॉल है एंड द बॉल इज एट रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ बॉल इज एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट में थी। ओके, अब जैसे ही मतलब कि हमने अभी जस्ट पढ़ा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। आप जैसे ही यहाँ पर बॉल पे फोर्स लगाते हो, ठीक है, बॉल पे आपने कुछ फोर्स लगाया, जैसे ही आप इस बॉल पे फोर्स लगाते हो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब कि स्टार्टिंग में जब टाइम t इक्वल टू 0 था, तब इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी u इज इक्वल टू 0, ठीक है। u को आप बोलते हो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब जैसे ही आपने इस पे फोर्स लगाया, ये क्या हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ये कुछ हो जाती है वेलोसिटी, इसकी कुछ वेलोसिटी 0 से हो जाती है, हम मान लेते हैं उसको v वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो मतलब इससे क्या होता है, जैसे ही आप फोर्स देते हो ना यहाँ पर बॉल को जो कि रेस्ट में है, आपने जैसे ही फोर्स अप्लाई करा तो इस बॉल के पास आ जाता है एक चीज दैट इज कॉल्ड योर एक्सीलरेशन, ठीक है। बॉल के पास क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया सिंपली, ठीक है। आपकी जो बॉल थी उस पे कुछ आपने जैसे ही फोर्स लगाया उसमें कुछ एक्सीलरेशन उसको मिला, तो उस इस फोर्स के कारण एक्चुअली क्या हो गया, ये मतलब कि इसकी टेंडेंसी तो थी कि मतलब कि ये बॉल रेस्ट में ही रहे, लेकिन आपने क्या करा, फोर्स अप्लाई करा। वो फोर्स ने क्या करा, ये बॉल का कुछ मास था, ठीक है, वो मास कुछ एक्सीलरेशन से चलने लग गई, एक्सीलरेशन से चलने लग गई मतलब कि उसकी कुछ वेलोसिटी चेंज हो गई। चेंज कैसे हो गई, पहले 0 थी, अब कितनी हो गई, v हो गई सिंपली, ठीक है। तो आप कोरिलेट कर सकते हो, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आपस में क्या है, लिंक्ड है, ठीक है। यस सर। कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पर कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। हम मानते हैं कि ये आपकी कार है और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर हम लिख देते हैं 40 किलोमीटर पर आवर सिंपली, ओके, दिस आवर, ओके। अब ये कंटिन्यूसली चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, और एकदम से आपने अप्लाई करा ब्रेक, ठीक है, आपने अप्लाई करा ब्रेक, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैं बताता हूँ कि यहाँ पर इस डायरेक्शन से ये बॉल चल रही थी,
इस डायरेक्शन में बॉल चल रही थी और आपने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक एक्चुअली पीछे डायरेक्शन में लगे क्योंकि कार रुक रही है, राइट। तो अब ये जो लास्ट में जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो तो इसकी जो 40 किलोमीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी थी, वो धीरे धीरे कम होके 30 होती है, फिर 20 होती है, फिर 10 होती है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो हो जाती है 0 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 0 हो जाती है वेलोसिटी। तो यहाँ पर भी जो ये वेलोसिटी चेंज हुई है, ऑब्जेक्ट तो चाहता था कि वो मतलब कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मतलब कि मोशन करता रहे, लेकिन हमने क्या करा, उसमें फोर्स लगा दी। कौन सी फोर्स लगा दी? ब्रेक अप्लाई करे, तो ब्रेक से एक्चुअली क्या क्रिएट हो गया? फ्रिक्शन क्रिएट हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स जैसे ही लगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये धीरे धीरे 40 से 30 हुआ, 30 से 20 हुआ, 20 से 10 हुआ, 10 से 0 हुआ, और फिर मतलब 0 होने के बाद वो हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या एक चीज हुई है, ठीक है, इस टर्म को बोलते हैं, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो उसको बोलते हैं डी एसिलरेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों इस चीज को? Deceleration. एसिलरेशन का जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं डी एसिलरेशन। एसिलरेशन में क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और डी एसिलरेशन में क्या होता है? Decrease. वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट, एक और पॉइंट मैं बताता हूँ। सर यस, सर एक बार ये सेकंड लॉ एक बार स्टेटमेंट में लिख के दो ना। Yes sir, definition में. यस सर, डेफिनेशन। हाँ सर। ओके, ठीक है। डेफिनेशन आपके लेवल पर मैं इतनी टफ नहीं लिखवा सकता, तो सिंपली फोर्स, ठीक है, फोर्स, Yes sir. the product of mass and acceleration is called force. That is your second law of motion. ओके सर। ठीक है, फिर से बताओ। ओके सर। the product of mass and acceleration is called force. ओके, ठीक है। ओके सर। अब हम एक चीज देखते हैं कि अगर ये क्या ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थोड़े टाइम बाद जब आपने यहाँ चेक करा, जब इसने थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली और थोड़ा टाइम भी हो गया, यहाँ पर आपने चेक करी, तब भी इसकी वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर थोड़ा सा टाइम हुआ, आपने 1 आवर बाद देखा, ठीक है, 1 घंटे बाद आपने देखा इस पॉइंट पर आके ये बॉल आगे तक ट्रैवल कर रही है। यहाँ पर भी आपने देखा इस बॉल की वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल? 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड. 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकंड. जीरो सर, जीरो। ओके, द क्वेश्चन इज कि पहले जब हमने चेक करा तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड, थोड़े टाइम बाद देखा तब भी थी 40 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद देखा तो भी मतलब 40 मीटर पर सेकेंड ही थी। तो मैंने एक्चुअली आपसे पूछा व्हाट इज द एक्सीलरेशन? जीरो। फैंटास्टिक, ठीक है, जो होती है 0। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सीलरेशन आएगा ही नहीं। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, सिंपली, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ओके सर। रेस्ट में भी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तब भी मतलब उस पे एक्सीलरेशन कितना होगा बताओ मुझे? इफ द वेलोसिटी इज 0 तब एक्सीलरेशन कितना होगा? Zero. राइट, ठीक है। ओके, सर? अब एक्चुअली कुछ जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर उसका जो स्टेटमेंट है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
is directly proportional to the applied force. कुछ ऐसा आता है पर that is very lengthy and confusing. ठीक है, आपके लेवल पे सिर्फ आपको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि फोर्स क्या है. आपको फोर्स को समझना है सबसे पहले. जब आपको फोर्स समझ में आएगा उसके बाद आपको मोमेंटम समझ में आएगा, देन आपको चेंज ऑफ मोमेंटम समझ में आएगा. उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है दैट डिपेंड ऑन